प्रेमचंद का एक अफसाना है कफन, और जिसमें एक शख्स की शादी होती है। उसकी बीवी ईमानदारी से उसकी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करती है, लेकिन वो निकट्ठू होता है। वो जवानी में मौत के मुंह में चली जाती है और उस निकट्ठू शौहर को गांव वाले पैसा देते हैं कफन के लिए, और वो कफन लेने के लिए जब बाजार जाता है तो उसकी नीयत बदल जाती है। वो शराब लेता है, मनपसंद खाबे लेता है, वो एंजॉय करता है और उसके बाद नाच नाच कर वहीं गिर जाता है और कहता ये है पैसा खर्च कर दिया इन चीज़ों पे तो क्या, कफन भी तो बीवी के जिस्म पे लगने के बाद जल ही जाना था। हम कराची के एक पुराने इलाके में रहा करते थे, स्कूल के दिनों की बात है, और उस इलाके में एक घर था। अरे बात है, बच्चे मुख्तलिफ घरों को अपने दोस्तों के नामों से जानते हैं। एक घर था, मदीहा का घर हम उसको कहा करते थे। मदीहा जो इंतहाई खूबसूरत लड़की थी, वो 2 बहनें और 2 भाई थे, और इंतहाई खूबसूरत होने की वजह हमें बचपन में नजर आती थी, उसकी माँ इंतहाई खूबसूरत थी। यानी कि अगर उनको कह दिया जाए ना कि भाई ये लोग कोई ब्रिटिशर्स हैं कोई भी आसानी से मान जाता। अच्छा, मोहल्ले में मशहूर था, हम स्कूल में अच्छे मार्क्स लाते थे तो सबको ये बात पता थी कि बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, और ये ट्यूशन भी नहीं जाते, कोचिंग वोचिंग नहीं लेते, और ये इनके जो मार्क्स आते हैं, इनकी जो परफॉर्मेंस है, इनकी माँ की मरहून मिन्नत है। अच्छा, शाम में हम सब बच्चे खेला करते थे, और मदीहा की वालदा वो हमसे शायद कुछ कहलवाना चाहती थी या कोई और बात थी, हमें फीलिंग ऐसी आती थी। वो हमसे पूछती भी थी। एक दफ़ा उन्होंने बोला भी कि बेटा मैं आपके घर आऊँगी, तो मैंने अपने घर आके बताया तो मेरी अम्मी ने बोला बिल्कुल भाई, पड़ोसी आना चाहिए, लेकिन वो हमारे घर नहीं आ सकी। अच्छा, अक्सर मैं देखता था कि जो मदीहा है उसके भाई की पिटाई हो रही होती थी या इन लोगों की पिटाई हो रही होती थी, पढ़ के नहीं देते थे। एक दिन मैं मदीहा को और उसके भाई को बुलाने के लिए उनके घर गया, तो उन्होंने घर के दरवाजे पर आकर कहा कि हम लोगों का खेलने के लिए जाना बंद है, और उसके बाद वो कह के अंदर चले गए, और अंदर से उनकी पिटाई की और डांट खाने की आवाज़ें बाहर तक आने लगी। कुछ दिनों बाद उनके खेलना कूदने बहाल हुआ तो वो हमसे भी मिले। उस दिन उनकी वालदा भी साथ थी। उनकी अम्मी ने बोला कि बेटा मैं आपके घर आऊँगी। अच्छा, उसके कुछ अरसे बाद भी हमारे घर नहीं आई, लेकिन उन्होंने एक चीज़ शुरू कर दी। उनके घर में जो भी पकता था, कभी कोई स्पेशल पक रहा है या कुछ है, उस ज़माने में जुम्मे की स्कूल की छुट्टी हुआ करती थी, तो हमारे घर पर कोई पकवान भिजवा रही हो। मेरी अम्मा भी रिवायतन वो बर्तन रख लिया करती थी, पुराने मोहल्लों में ऐसा होता था, और अगले दिन मेरी अम्मा भी कुछ बना के उनके बर्तन उसमें डाल के उनको बर्तन भी वापस हो गए, और हमारी तरफ से एक जेस्चर भी चला गया। कुछ दिनों बाद मदीहा की अम्मी भी आई और उन्होंने असल मुद्दा बयान किया। मेरी वालदा से वो कहने लगी कि आप मेरे बच्चों को पढ़ा दिया करें, मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि कुछ बन जाएं, और ये और वो ना। 2 छोटे बच्चों की उन्होंने बात की। मेरी अम्मा ने शुरू में बोला कि भाई मेरे पास तो वक्त नहीं बचता, मेरे अपने बच्चे हैं और फिर मेरे घर का भी काम होता है। तो वो यकीन करें रोने लग गई और हाथ जोड़ने लग गई कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ ताउन करें। तो मेरी अम्मा को रजामंदी मजबूरी में ही देनी पड़ी, और फिर वो 2 बहन भाई हमारे घर पढ़ने आने लगे। लेकिन उनकी आदत से और उनके मिजाज से लगता यही था कि वो हमें भी नहीं पढ़ने देंगे, क्योंकि अब इसकी वजह उनका अपने घर का माहौल था, जिसमें पढ़ने लिखने का शायद ऐसा सच ट्रेंड नहीं था, या कोई और वजूहत थी। कुछ बच्चे होते ही उनके अंदर कोई और एबिलिटी होती है, वो पढ़ना लिखना नहीं चाहते, या ये वजह थी। बहरहाल हुआ कुछ यूँ कि कुछ अरसे बाद हम लोगों को घर छोड़ना पड़ा, वो अपार्टमेंट छोड़ना पड़ा, और हम उसी मोहल्ले उसी इलाके में थोड़ा दूर शिफ्ट हो गए। ज़ाहिर बात है वो हमारे घर ट्यूशन पढ़ने नहीं आ सकते थे। और एक दिन जब मैं स्कूल से घर वापस आया तो मेरी अम्मा ने मुझे बताया कि मदीहा की अम्मी की डेथ हो गई। अच्छा, उस एज में भी मुझे ये पता था, मेरे दिमाग में एक चीज़ ज़रूर आई कि ये मरने की उम्र नहीं है। इंसान, बच्चे को पता होता है ना, भले भी जिस एज का भी हो, कि भाई ये तो कोई अजीब सा ही कुछ हुआ है, कुछ हादसा हुआ है। बहरहाल मेरी अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ा और ताज़ियत के लिए मदीहा के घर गई। मदीहा के घर खटखटाया, और जब अंदर गई हैं, इंतकाल को 2-3 दिन गुजर गए थे। मदीहा की जो बड़ी बहन थी वो किचन में ज़मीन पे बैठकर आटा गूंद रही थी, और उसने जैसे मेरी वालदा को देखा और मेरी माँ से लिपट गई और रोने लगी, और मैं साथ ही खड़ा हुआ था। पूरा मुद्दा, पूरा जो वाक़या था उसने बयान किया। उसने बोला कि मेरी अम्मा ने खुदकुशी की है, हाँ हम लोगों ने पढ़ के नहीं दिया, और वो उसने इशारतन ये भी बात बताई कि शायद मदीहा के अब्बा जो थे वो मदीहा की अम्मा को मारा भी करते थे। इस पूरे माहौल से तंग आकर उन्होंने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। अच्छा, मेरे दिमाग में इतनी खूबसूरत चेहरा, कलर्ड आइज़, गोरी रंगत, सुनहरे बाल, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसी औरत जिसको अल्लाह ताला ने हुस्न से भी नवाजा हो, औलाद से भी नवाजा हो, तो वो मतलब मेरे लिए ये वर्ड खुदकुशी मैंने ज़िंदगी में पहली बार सुना था उस दिन। अच्छा, उसी दिन मैंने उनके वालिद को पहली बार देखा, और उनके घर की अपार्टमेंट में पहली बार गया था मैं।
और मैंने पहली बार दीवारों पे लटकी कुछ तस्वीरें भी देखी तो मुझे पता लगा उनके वालिद साहब एक ख़ास इदारे के लिए काम किया करते थे और उस ज़माने में सेलफोन्स तो थे नहीं। वो लैंडलाइन पर किसी से बात कर रहे थे और कहकहा लगा रहे थे। मैं बहुत हैरान हुआ कि कोई शख्स जिसकी बेगम ऐसी हादसाती मौत मरी हो, वो कहकहा लगा कर या इतने खुशगवार मूड में भी किसी से बात कर सकता है। तो बहरहाल वो किसी से बात कर रहे थे। इतनी देर में बहरहाल मदीहा का बड़ा भाई भी साथ घर में एंटर हुआ। अच्छा, वो मदीहा की बड़ी बहन ने ये भी बताया था कि मदीहा का बड़ा भाई इलाके की सियासी पार्टी के चुंगल में आके उनके कामों में लग गया था, जिसकी वजह से भी उनकी माँ परेशान थी। बहरहाल उनका बड़ा भाई भी उसी वक्त आया। मेरी माँ का वो भी बड़ा एहतराम करता था और वो भी बड़ा रो कर अपनी मासूमियत में ही बताने लगा। जवान था उस वक्त, शायद 18-19 साल 20 साल का होगा, मतलब इससे ज़्यादा का नहीं था उस वक्त भी। बताने लगा उस ज़माने में असल में होता यह था कि कराची के उस इलाके में बैठकें लगा करती थी दोस्तों की, नीचे थड़ों पर, सीढ़ियों पर, दुकानों के आगे, मार्केट में, अपार्टमेंट्स के नीचे। तो कह रहा है जी मैं भी अपने दोस्तों के साथ नीचे ही बैठा था कि मेरी माँ आके गिरी है और इनका अपार्टमेंट जो था 3rd फ्लोर पर था, 3rd फ्लोर से गिरी है और मैं अब अपनी माँ को अस्पताल भी लेकर गया लेकिन वो जाबर ना हो सकी। अच्छा, इस बीच में मैं इनके वालिद साहब के जहाँ कहे सुन रहे थे वहाँ ये भी सुन रहा था कि वो जस्टिफाई कर रहे थे। तो मुझे नहीं पता फ़ोन के दूसरी तरफ उनका कौन सा अजीज़ था जिसको वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि मेरी बेगम बालकनी में कपड़े लटकाने गई, उसका BP लो हुआ या पता नहीं क्या बीमार थी वो पहले से और बड़े मसाइल थे और वो अनकॉन्शियस सी हो गई और वो नीचे गिर गई। मैं उन अपार्टमेंट्स में रहा हूँ, मुझे पता है कि उस अपार्टमेंट में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इतनी ऊंची दीवार थी और ऐसी कोई जगह नहीं थी कि कोई अनकॉन्शियस हो गया, पैर फिसले या वो नीचे गिर जाए। तो बहरहाल हाँ, ये चीज़ें मेरे दिमाग में यूँ आई। और इससे पहले मैंने जो आपको एक प्रेमचंद का एक अफसाने का एक छोटा सा कुछ लाइन्स सुनाई आपको। हमारे यहाँ वो औरत जो अपनी हड्डियों की जान, अपने जिस्म की जान, अपने पट्टे कमज़ोर कर देती है, आँखें कमज़ोर कर देती है, बहुत जल्द बीमारियों का शिकार हो जाती है, बच्चे पैदा करने में, बच्चे पालने में, शौहर के खाने पीने का ख्याल रखने में, रिवाज का ख्याल रखने में। वो औरत जो अपने बच्चों के लिए हाथ जोड़ जोड़ के कह रही थी कि मेरे बच्चों को शऊर दे दो, उसका पुरसा, उसका दुख उसके शौहर ने कुछ दिन भी नहीं मनाया। और ये हमारी मेजॉरिटी औरतों के साथ आज भी सिस्टम में होता है। औरतें अपना सब कुछ दे देती हैं, जहाँ मसाइल भी हैं औरतों की तरफ से, ऐसा नहीं है। औरतें बहुत सिचुएशन में फ़िरौन भी हो जाती हैं, लेकिन ऐसी औरतें भी हैं जो अपना सब कुछ दे देती हैं। उनको ना बच्चों की तरफ से कुछ मिलता है, ना शौहर की तरफ से कुछ मिलता है। तो इस पूरी कहानी को सुनाने का मकसद ये है कि भाई आपके कफन के पैसे का भी कोई लिहाज नहीं करेगा खाने में। औरतों को चाहिए हमारी सोसाइटी की कि कुछ अपने लिए भी करें, अपने ऊपर भी थोड़ा गौर करें। कोई मसाइल होते हैं तो बराबरी इक्वली बांटें सब में, हर लोड अपने ऊपर ना ले लें, क्योंकि इसके बदले में आपको मिलना कुछ नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको ये ज़िंदगी दी है तो इसको आप खुद भी निभाएं, इसको खूबसूरत रखें। अपने आप को मार देना ममता नहीं है या बीवी बनना नहीं है।